राजस्थान ही नहीं, भारत में एक कास्ट है जिसका नाम है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी से ही आते हैं ये जो घुमंतु जातियां हैं। और इनका ये कहना है कि भैया 10% अलग से हमें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हम बहुत ही पिछड़े हुए नजर आते हैं। और बात थोड़ी बहुत सच भी है। आप देखिए गाड़िया लोहार को, वो भी तो इस घुमंतु जाति में आता है। वो कहाँ है और अदर जो ओबीसी है वो कहाँ पे है। लेकिन बात एक ये भी है कि जो ये आंदोलन चल रहा है डीएनटी वाला, इसमें एक लड़ाई, बड़ी और लंबी लड़ाई है ये आरक्षण की। हमारे साथ में शेर सिंह योगी है जिसपे खास बातचीत करेंगे हम। कल जो मामला हुआ, वो पहले तो मामला बताइए क्या हुआ था विद्यानगर स्टेडियम में। देखिए, सरकार से परमिशन लेने के बाद और राजस्थान के सारे जिलों में जेल भरो आंदोलन करने के बाद कल 1 जुलाई को हमारा डीएनटी संघर्ष समिति का महापड़ाव था। हजारों की संख्या में हम लोग वहाँ बैठे थे, शांतिपूर्वक अपनी बातों को मनवाने का प्रयास कर रहे थे। सरकार से कई दौर की वार्ताएं हुई, पहले कैबिनेट स्तर पर वार्ताएं हुई। जब हमारी मांगों का कोई हल हमें जब नहीं दिख रहा था, तो हमने सीएम आवास की तरफ कूच करने का जब ऐलान किया था, तो पुलिस ने हमारे लोगों के इस आंदोलन का दमन करने की कोशिश की। हमारे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे लोगों पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई। इवन मुझे तो लगता है कि गोलियां तक चलाई गई, क्योंकि जिस तरीके का वो मंजर था, ऐसा सीन फिल्मों में होता है। और उस पूरे आंदोलन का दमन करके और हमारे डीएनटी संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानीय लाल सिंह जी रायका साहब, रतन जी कालवेलिया, पारस गुजर जी, उन सबको गिरफ्तार करने का काम इस भजन लाल की सरकार ने किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि कल जिस तरीके से लोकतंत्र में हमारी आवाज दबाने का काम इन्होंने किया है, तो ये हमें कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कल जो मामला हुआ उसमें ये भी है कि कई गिरफ्तारियां हुई, गाड़ियां भी पकड़ी गई है। देखिए, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी इन लोगों ने की है, सैकड़ों लोगों को चोटें आई है, और कई सारी गाड़ियों को उन्होंने जब्त किया, जिनका अभी तक अता पता नहीं है कि कौन सी गाड़ी कहाँ है, कौन सा आदमी कहाँ गिरफ्तार है। अभी कोई सार्वजनिक सूचना इन्होंने नहीं दी है। एक एफआईआर जरूर निकाली जिसमें केवल 6 लोगों की गिरफ्तारी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों परिजनों के फोन आ रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा गायब है, हमारे बेटे का शाम से फोन नहीं लग रहा, किसी का आदमी गायब है। तो हम कैसे मान लें कि पुलिस ने हमारे लोगों को रिटेन नहीं कर रखा है? अभी भी हमारे बहुत सारे लोग लापता हैं। तो ये इस लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है, और भजनलाल सरकार को तुरंत एक्शन लेकर और हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करनी चाहिए। हम आखिर हम चाहते क्या है? भाई हमने ये तो नहीं कहा कि हमको कल ही हमारी सारी मांग पूरी कर दो। लगातार वार्ताएं हुई, कैबिनेट स्तर पर जब वार्ताएं होगी, तो फिर बाद में एसीएस को बात करने आप क्यों भेज रहे हैं? भाई इसका मतलब है कि आप हमें लगातार हल्के में ले रहे हैं। एसीएस से एक बार जब हमारी वार्ता टल गई, हमने एसीएस को क्लियर मना कर दिया, फिर दोबारा भी आपने एसीएस को वार्ता करने भेजा कि कब तक? आप एक लेवल तो हमारा बढ़ाइए ना। कब तक एसीएस से बात करवाएंगे? हमारी केवल एक ही मांग थी, हम एक ही जिद पे अड़े हुए थे कि हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा दो। और आप बता दीजिए, लोकतंत्र में राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री से मिलना तो कोई गुनाह नहीं। भाई मुख्यमंत्री जी को वोट हमारे लोगों ने भी तो दिए हैं, हमारे वोटों से भी तो मुख्यमंत्री जी बने। आप वाले तो कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के। बिल्कुल 99% जो डीएनटी समुदाय है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। और उन्हीं के वोटर, इन्हीं जिन लोगों ने इनकी सरकार को सत्ता में लाए हैं, उन्हीं के ऊपर ये दमनकारी नीति अपना रहे हैं, उन्हीं के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। तो आप देखिए कि जिस तरीके से अगर ये रहेंगे, तो 2028 में बीजेपी की 25 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी। क्यों? उसका एक फैक्टर है सर। पश्चिमी राजस्थान में 25 सीटों पर और पूर्वी राजस्थान में लगभग 16 सीटों पर हम 10-15 और 35-40 हजार की संख्या में। अगर ये स्थितियां बदतर होती है, अगर बीजेपी से हमारे लोगों का मोह भंग होता है, तो आप देखिए राजस्थान में 55 सीटों पर हार जीत का अंतर 15-20-5 हजार के आसपास ही रहा है। अगर ये लोग उधर से टूट के आते हैं, अगर बीजेपी की सीट जहां 5 हजार से गई है, अगर 5 हजार हमारे लोग अगर उधर से टूट के भी आए और कांग्रेस की तरफ चले गए, तो 10 हजार का अंतर हो गया। मैं कह रहा हूँ किस तरीके से आप आंकड़ा उठा लीजिए। यही आंकड़ा बढ़ के जब 25 सीटों पर जाएगा बीजेपी का, आपको पता है, तो फिर निश्चित तौर पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस की तरफ जाओगे या फिर आरएलपी भी आप तीसरे मोर्चे के तौर पे लोग देख रहे हैं। देखिए, जो हमारी मदद करेगा ना, हम उनकी मदद करेंगे। अब हमें किसी पार्टी से, किसी संगठन से हमें कोई वो नहीं है। जो हमारी मदद करेगा, अगर कांग्रेस सत्ता में आके हमारी मदद करेगी, हमारे लोगों की आवाज सुनेगी, तो निश्चित तौर पर हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे। हनुमान बेनीवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने कल सबसे पहले हमारी बात बहुत मजबूती से उठाई। आज भी उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि जब जब हम लोगों पर अत्याचार हुआ, उन्होंने हमारी आवाज उठाई है। चाहे बाल रही आंदोलन के दौरान जब हमारे 78 लोगों के मुकदमे लगे, वहां लाठीचार्ज हुआ,
तो वहां जब पुलिस के गोले दागे तब भी बेनीवाल जी ने हमारी आवाज उठाई। विपक्ष के जितने भी लोग हैं, चाहे रविंद्र सिंह भाटी जी हो, चाहे टीकाराम जूली जी हो, चाहे डोटासरा जी हो, इन सबने इस डीएनटी आंदोलन का समर्थन करने का काम किया है। अच्छा, अगर ये आंदोलन कांग्रेस के समय होता तो बीजेपी के नेता समर्थन करते, तो उस समय आप बीजेपी के नेता आपके फेवरेट होते, आज कांग्रेस के नेता फेवरेट है। देखिए, सवाल हमेशा सत्ता से पूछे जाते हैं। आज बीजेपी सत्ता में है, तो सवाल बीजेपी से पूछे जाएंगे, बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है। अगर मांग क्या है? 10% आरक्षण। हमारी मांग केवल 10% आरक्षण नहीं है, हमारी 11 सूत्रीय मांग है। मैं बताऊं, ये ऐसा समुदाय है जो आज तक, आजादी के बाद आज तक वंचित है, आरक्षण के लिए कोई लाभ भी नहीं मिला है। आप बता दीजिए मुझे, आप जर्नलिज्म से है, जर्नलिज्म में कितने आपको जोगियों के बच्चे मिल जाएंगे, कितने कालबेलिया के बच्चे मिले होंगे? आप बता दीजिए कितने बच्चे आपको गाड़ी हलवा के मिलेंगे? कोई बैचमेट रहा हो? बहुत कम है। कोई बैचमेट ही रहा हो? नहीं। ब्यूरोक्रेसी में आप अपन जयपुर में रहते हैं, कमिश्नरेट में कितने लोग होंगे हमारे जो आईएएस आरपीएस या आईएएस लगे हुए? कोई नहीं, मुझे अब तक कोई एक भी नहीं सिंगल मिला। नहीं है सब। तो आप एक चीज सोच लिए, अगर हमारे लोग शासन प्रशासन सत्ता में होते तो निश्चित तौर पे, क्योंकि भाई की पीड़ा भाई को समझ आती है। लेकिन आप ओबीसी में आते हो, आरक्षण तो ओबीसी को मिला हुआ है, बिल्कुल मिला फिर हुआ है। उससे अलग आरक्षण। आप एक चीज देखिए, मैंने आपको आपके चैनल पे कल परसों भी एक बात कही थी कि एक ही बाड़े के अंदर उन गायों को बांध दिया जिनके पहने सींग, और उनके साथ उन सीधी सादी गायों को भी उसी के अंदर बंद कर दिया। चारा एक जैसा ही डाला गया, तो चारा तो सीमित है ना। अब गायों ने तो सींगों से मार मार के हमको बाड़े से बाहर फेंक दिया। अब हम क्या करें? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई उनका अलग बाड़ा बना दो, हमारा अलग बना दो। यानी जो सक्षम जातियां हैं, जैसे इंदिरा साहनी रिपोर्ट की मैं अगर बात करूं, आंध्र मॉडल की मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ है। इसके वर्गीकरण के लिए, डीएनटी के, ओबीसी के वर्गीकरण के लिए आप ए बी सी 3 कैटेगरी बना दीजिए। ए कैटेगरी में हम लोगों को रखो। इंदिरा साहनी में नहीं करा, इंदिरा साहनी मॉडल ने कहा है। ए कैटेगरी में आप डीएनटी रखिए, बी कैटेगरी में आप जो कामगार कौम है उनको रखिए, जो मजदूर कौम है उनको रखिए। सी कैटेगरी में आप उनको रखिए जो भूमि वाले लोग हैं, जिनके पास ताकत जमीन जायदाद है, ताकत है, जो सक्षम लोग है, सक्षम उनको लोग। आप सी कैटेगरी में रख दीजिए। डिवाइडेशन कर, हम तो कैटेगराइजेशन मांग रहे हैं, हम किसी का आरक्षण छीनना नहीं चाहते। हम तो हमारी जो भाई आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है देश में? हमेशा संख्या के आधार पर आरक्षण मिला, जाति व्यवस्था के आधार पर आरक्षण मिला है। के सारे आरक्षण जो भी ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी जो बनी, वो सारी जातिगत आधार पर ही बनी। कोई जिस जाति के पास ज्यादा दमन था उसको उतना आरक्षण मिला। अब आप एक चीज बता दी, हम तो किसी का, हम तो ये कह रहे हैं ओबीसी का ही आप 21% आरक्षण राजस्थान में बचा है। जैसे ओबीसी का पहले 26% था, एमबीसी के लोगों ने जब मांग करी तो एमबीसी को 5% अलग से दे दिया ना, 21% आज बचा है। हम तो ये कह रहे हैं कि ओबीसी में हमारी जो डीएनटी की 24 जातियां हैं वो ओबीसी में आती है, तो हमारी पॉपुलेशन उसके समथिंग 1 करोड़ के आसपास ओबीसी में आती है हमारी। तो एक आप 7%, हमारी 7% पॉपुलेशन उसके आसपास बढ़ती है, हमारा 7% ओबीसी से अलग कर दीजिए, बस हम खुश है उसमें। अच्छा, आपकी मांग ये है कि हमें वो आरक्षण थोड़ा सा सेपरेट दे दीजिए। सेपरेट दे दीजिए, बिल्कुल। ये बात काफी हद तक ठीक भी लगती है, क्योंकि जब आप घुमंतु जातियों को देखते हो और उनके जब कल्चर, उनका जीवन जब देखते हो, तब कहीं ना कहीं ये बात जो अभी शेर सिंह जोगी कह रहे हैं वो ठीक लगती है। क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जो जितनी कास्ट जिसकी नीची है, या फिर ये कह सकते हैं कि जितना वो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी खराब है, उसको उतना ही आरक्षण मिलना चाहिए। और ये बात संविधान में भी है कि अगर आपका ज्यादा दमन हुआ है, फिर आप अगर फाइनेंशियली सक्षम नहीं है तो आपको आरक्षण मिलेगा। और डीएनटी जो घुमंतु जाति हैं उनकी स्थिति आज भी ऐसी ही नजर आती है कहीं ना कहीं। अभी जैसे कि बातचीत में भाई साहब ने ये कहा कि भैया देखो आप जर्नलिज्म में कितने लोग हैं। मैं एक बात जरूर कह देना चाहूंगा कि एक बड़ा आंदोलन राजस्थान की भूमि पे है, वो आरक्षण को लेकर छिड़ गया है। लड़ाई कहीं ना कहीं शेर सिंह जी लंबी रहेगी, और इस लड़ाई में अब ये देखने वाली बात है कि आरक्षण कितना मिलता है, और जो 11 सूत्रीय मांगे हैं क्या वो पूरी होती है या नहीं। आप अगर इस आरक्षण से जुड़े हुए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा।